सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त उज़्बेकिस्तान के बड़े अहम दौरे पर हैं, जिसको मुआशी और ख़ित्ते में अमन व अमान के एतबार से बड़ा अहम दौरा कहा जा रहा है। और इस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे इलेक्शन उनकी जमात करवाना चाहती है, उनकी हुकूमत करवाना चाहती है जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो, और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन ऐसे ही होंगे। लेकिन इस वक्त जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हुकूमत के वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। मुराद सईद भी हमें जलसों से खिताब करते नजर आते हैं। अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर मौजूद हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की तरह इस कैंपेन में भी मुतनाज़ बयान दे रहे हैं। कभी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार देते हैं और कभी उनकी फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो जाती है, कभी वो पैसे देते दिखाई देते हैं कि ये अपने हल्के की आप लोग सड़क बनवा लें। 5 लाख रुपए उन्होंने कैश दिए, उसकी वीडियो वायरल हुई, फिर उस पर वजाहत उनकी सामने आई कि वो उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से दिए। बहरहाल इलेक्शन के दिनों में क्या ज़ाती जेब से इस तरह लोगों के मसाइल हल करना ये इलेक्शन रूल्स के अंदर आता है या उसकी खिलाफ वर्जी हुई है? उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म सामने आया था। फिर वहाँ पर मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं। कुछ अर्से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ मौजूद थे। और मरियम नवाज़ इमरान खान को हर रोज़ एक ही नाम से पुकारती हैं और वो कह रही हैं कि इमरान खान कश्मीर फरोश हैं। इमरान खान ने कश्मीर फ़रोख्त किया। जब 5 अगस्त 2019 के इक़दाम होने वाले थे, उससे पहले इमरान खान अमेरिका में थे और उनसे मुशावरत हुई और उसके तमाम अमल हुआ है। और साथ ही मरियम नवाज़ ये भी कहती हैं कि उनके पास ऐसी इत्तलात हैं कि ये सब इमरान खान की मर्जी से हुआ। ज़रा वो क्या कहा उन्होंने और किस तरह वो आजकल इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, ये सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद जो उसने अमेरिका में बैठकर साजबाज की थी, ये बात मुझे खुद सुनने को मिली है कि ये जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। जब इमरान खान पर वक्त आया, इल्ज़ाम लगाता था नवाज शरीफ मोदी का यार है, तो मोदी की झोली में तोहफे में कश्मीर कौन फेंक कर आया? मोदी का यार तुम नवाज शरीफ को कहते थे और भारत को तोहफे में तुम कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर दे आए। तो अब मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया, अली अमीन गंडापुर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया, बिलावल भुट्टो जब मौजूद थे वो नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो तीनों बड़ी सियासी जमातें कश्मीर में कैंपेन कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर गद्दारी के और कश्मीर फरोशी के और भारत से दोस्ती के इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्या इलेक्शन कैंपेन का ये दुरुस्त तरीका है? हुकूमत को भी इसी तरह कैंपेन करनी चाहिए थी? अली अमीन गंडापुर अब तक जो इस कैंपेन में कर चुके हैं वो उनके ज़ाती बयानात हैं या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है? इन तमाम इशूज़ पर और कुछ दीगर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ज़रताज गुल साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर माहौलियात हैं। ज़रताज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये 3 बड़ी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रही हैं और तीनों एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब चले मरियम नवाज़ और बिलावल साहब पर तो आप बाद में कमेंट कीजिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, क्या वो दुरुस्त है आपकी नज़र में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है या फिर वो ज़ाती बयान था उनका? थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे पहले बात कर लेते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक कश्मीर में नहीं बनी है और इससे पहले अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो PMLN की है पिछले 5 साल से, और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन काम वहाँ पे करता है वो इंडिपेंडेंट होता है वहाँ पे। और दूसरी ये कि इंटरम सेटअप PMLN के ही अंडर वही बंदे नॉमिनेट करते हैं, तो लिहाजा ये उनके अंडर ही इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन हो रहे हैं। और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जिसके सेंटर के अंदर हुकूमत होती है, जो आज़ाद जगह होती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है या इससे पहले फाटा था, अब तो खैर वो मर्ज्ड हो गया है KPK में, या फिर कश्मीर है, वो हमेशा सेंटर को देख के फैसला करते हैं क्योंकि जारी बात है उन्होंने वहाँ से काम करवाने होता है और ये उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, उनको ऐसा करना चाहिए। तो लिहाजा अब जब 25 तारीख को इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में के हक़ में फ़ैसला आएगा, तो ये कोई अनहोनी नहीं होने जा रही जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाए। अब मैं आ जाती हूँ कि आप मुझसे कह रहे हैं कि जी बयानात अली अमीन गंडापुर के या मरियम नवाज़ के या बिलावल भुट्टो जरदारी के। सबसे पहली बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी इलेक्शन कैंपेन छोड़ के यहाँ से चले गए,
जहाँ तक मैंने सुना उनके तकरीबन सिर्फ 8 कैंडिडेट है, तो वो 8 कैंडिडेट से वहाँ पे कैसे हुकूमत बनाएंगे। दूसरा जो उन्होंने वहाँ पे मोदी का यार कहा, वो उन्होंने नवाज शरीफ को कहा। 40 से ज्यादा उनके कैंडिडेट्स हैं, 44 कैंडिडेट्स हैं उनके। ये जो उनकी शीट जो उन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया इलेक्शन का, आप उन्हीं के स्पोक्स पर्सन से फैसल करीम कुंडी साहब ने कोट किए मुझे फिगर्स लीजिएगा। एनी आओ दूसरा, जी जी बिल्कुल आप उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मैं अपना आंसर कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि शेर मैदान में रह जाता है और बिल्ली जो है वो भाग जाती है। ये और मोदी का यार कौन है और गद्दार कौन है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज के वालिद मोहतरम के ऊपर लगाया है, जिसमें कोई गलत हकीकत नहीं है, उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं। अब मैं आ जाती हूँ अली अमीन गंडापुर के ऊपर या हमारे किसी भी कैंडिडेट के ऊपर। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है तो वो किसी को भी रोक सकती है, वो सबके लिए इक्वल जो है वो लॉ रखे, मुझे उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। किसी को इलेक्शन कमीशन से वापस करती है या किसी के फ़िक्रे के ऊपर या किसी के एक्ट के ऊपर कोई इतराज़ है, मुझे उसके ऊपर कोई भी या हमारी पार्टी को कोई इतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो अपने फैसले के अंदर खुद मुख्तार है, वो जो उसके लिए फ़ैसला करे वो हमें कबूल है। अब मैं आ जाती हूँ जी मरियम बाजी के ऊपर। देखिए मरियम बाजी ने वहाँ जाते ही जाके कहा, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की एक फोर्ज तस्वीर जो लंदन में खड़ी थी, उन्होंने उसको कश्मीर का बेटा साबित करने के लिए एक दरख्त के नीचे अपनी जो है, क्योंकि उनको आदत है, जाली डीड उनकी आदत है, फोर्ज डॉक्यूमेंट उनकी आदत है, जाली कतरी ख़त उनकी आदत है, गलत बयान देना, क्योंकि वो सर्टिफाइड जुती है कि मेरी तो पाकिस्तान के लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारी उनकी निकल आई है। पनामा केस भी उनके था, लाहौर में उन्होंने कहा कि मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 4 मुआवजात पर उनकी प्रॉपर्टी निकल आई है। और तो और जो तख्ते रायवन जो उनका घर है वो भी खैर से औकाफ की ज़मीन पर जो है वो गबन और फ्रॉड करके बनाया गया है। एनीहाउ उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लगाया और उन्होंने फरमाया कि ये कश्मीर का बेटा है और ये कश्मीर का बेटा आपको बचाएगा, आज़ाद कराएगा। जो अपनी सगी माँ का नहीं हो सका, जो अपनी सगी माँ को जनाजे को कंधा देने नहीं आ सका, वो अपनी माँ का बेटा नहीं बना तो कश्मीर का बेटा क्या खाक बनेगा। अब जारी बात है, जब कश्मीर जैसा जब इलेक्शन होता है, ये कोई काउंसलर लेवल का या ये कोई लोकल इलेक्शन तो होता नहीं, इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी, रीजनल फोर्सेस, रीजनल कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स जो जो इलाके में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब उसके ऊपर नज़र रखते हैं। अब जब जारी बात है जिसने एक काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ो और आप एक काउंसलर माइंड सेट की एक नालायक निकम्मी खातून को वहाँ पे भेज दे, जो जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं करती, जो फौज डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जिसके पास अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ नहीं है, और वो वहाँ जाके जब कश्मीर के स्टेटस को ये गलत बयान करती है जो कि यूनाइटेड नेशंस की असूलों के खिलाफ है, करारदाद के खिलाफ है, तो गद्दारी का पर्चा तो इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि गद्दारी का पर्चा हमाम और आप नहीं डिफाइन करती है, स्टेट डिफाइन लगता है। आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगना चाहिए, स्टेट डिफाइन कर दिए। लेकिन जरा हिस्ट्री में चले जाना है। हिस्ट्री क्या है? नवाज शरीफ के बारे में इंडियन लॉबी कहती है कि हमने नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। PM गुजराल कहता था कि मुझे कश्मीरी रहनुमाओं की या आज़ाद पसंदों की जो लिस्ट थी वो मुझे नवाज शरीफ ने दी है। नवाज शरीफ कहता है कि मुंबई हमलों में जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। नवाज शरीफ कहता है कर्नल कैप्टन शेर खान की निशान हैदर की डेड बॉडी के ऊपर कहता है कि कश्मीर में मेरी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा गया और इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व थी। जब वो स्वेरिंग पे जाते हैं, ओथ स्वेरिंग पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे हुर्रियत रहनुमाओं से जो है वो मिलना पसंद नहीं करते और फ़ौरन एक सेक्रेटरीज कहते हैं, चाहे वो तस्लीम अख्तर हो, चाहे एक कोई और फॉरेन सेक्रेटरी, आप इनके इंटरव्यू निकाल के दिखाएं, वो कहते हैं कि हमें परमिशन नहीं थी कि फॉरेन ऑफिस जो है वो कश्मीर का लफ्ज़ भी उसमें डाले या फिर ये कि हम इंडिया के खिलाफ बोले। तो मैं मेरा सवाल तमाम वाक़यात आप कोट कर रही हैं, ये सवाल आप अपना ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये तमाम वाक़यात जो आप कोट कर रही हैं, साथ ही आप ये भी कहनी कि रियासत ये डिफाइन करती है कि गद्दार इस कौन है, तो फिर रियासत को अब तक ये इन तमाम चीज़ों के शवाहिद जमा करके मुकदमात दर्ज करने चाहिए थे। बिलावल साहब जब नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बात करते हैं, आप कहनी है कि वो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जब भुट्टो साहब को गद्दार कह रहे हैं, तो क्या वो भी फैक्ट्स बयान कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बयान को भी फैक्चुअल कहती है? अच्छा, अब मैं यही बात आपको करने वाली थी। बहरहाल जब आपके फॉरेन डेस्क को ना पता हो, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री को ना पता हो कि नवाज शरीफ की जो बेटी है और जो वो मोदी की भतीजी है वो तो मरियम नवाज हैं, जब आप उनसे गुलाबी नीली पीली पगड़ियाँ जो है वो आप बदलते हैं बाहों में और हाथों में हाथ डाल के वहाँ पे आप तशरीफ़ लेकर जा रहे होते हैं और मोदी बगैर वीज़े के पाकिस्तान आता है, और अब अभी आप कश्मीर के जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ने की कोशिश करते हैं, किसके ज़रिए? जो एब्सकॉन्डर और जो इश्तहारी वो जो जाके बाहर बैठा हुआ है,
बहरहाल अंजाम तो फिर भी वही होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने रंग बिरंगी टोपियां पहनी और वहां जाके उन्होंने जलसे किए, शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। वहां पे भी एक आवाज़ थी कि एक वोट एक आवाज़, मरियम नवाज। फिर उनके गिलगित बल्तिस्तान में एक जो कैंडिडेट था उसको एक ही वोट मिला, वो बेचारा रोता फिरता फिर रहा था। आप लोगों ने अपनी मीडिया पे भी दिखाया, यही अंजाम उनका कश्मीर के अंदर होना है। देखिए अरबाब, जहाँ तक गद्दारी का मुकदमा है, जहाँ पे स्टेट एंटिटी होती है, हर एक की ज़रूर जो है वो जो भी प्रोफाइलिंग हो, जो जिसको गद्दार कहता है, सबसे पहले तो ये कि मजहबी मुनाफरत फैलाना, गद्दारी की किसी के ऊपर कदगन लगाना, फॉरेन फंडिंग लेना। फॉरेन फंडिंग की मैं आपको बता दूं, देखिए बेनज़ीर कह के बेचारी मर गई। उसने कहा कि जी अलकायदा के सरबराह जिससे दुनिया डरती थी उसामा बिन लादेन, उसके सरबराह से भी बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए जो है वो नवाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग लिए $10 मिलियन ले लिया। और कहते हैं उसामा बिन लादेन खफा भी था कि इसने मुझसे भी फ्रॉड किया, उसमें से भी इसने पैसे खा लिए और हुकूमत न गिराई। मौलाना फजल रहमान के बारे में उनके अपने साथी मौलाना जो उनकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मिस्र से और पता नहीं कहाँ से जो है इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है यहाँ पे इंतशार फैलाने की। इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, और जब खुद ये लोग चीख के कहते हैं कि जी हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, जब इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, वहाँ पे अभिनंदन के वाक़े पे आपको याद है कि एक इनका स्पीकर फरमाता है उसके बाद कि जी किसी की टांगे कांप रही थी, इसका फलाना। सबसे पहले तो ये कि पॉलिटिकल लीडरान जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, अपने आप को डिफाइन करें कि एक लिमिट होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए कि आप गद्दारी के फतवे, कैरेक्टर असैसिनेशन के फतवे और करप्शन करने वाले लोग जब मोरालिटी डिफाइन करेंगे और आप एक इलेक्शन लड़ने की खातिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और आपने कश्मीर यूनाइटेड रेजोल्यूशन के अंदर आपको पता है कि कश्मीर के लोगों का हक है कि वो जो फैसला करे, वहां पे आप कहने जा रहे हैं कि जी एक काउंसलर लेवल की खातून कह रही है कि जी कश्मीर का सौदा कर लिया। तो देखिए कुछ चीजें सियासत के लिए नहीं होती, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉच कर रही होती है। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, क्या ये इस काबिल है कि इनको नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस कैंपेन को बड़े करीब से वॉच कर रही है, जिस कैंपेन को बड़ी करीब से वॉच कर रही है, उसी में अली अमीन गंडापुर साहब भुट्टो को गद्दार कह रहे हैं। उनके पास सबूत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भुट्टो की गद्दारी के सबूत हैं, पेश किए जा सकते हैं। वो इस तरह जिस तरह जलसे में उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ये बात कह दी। अब इसकी जस्टिफिकेशन है क्या, उनका बयान सही है, गलत है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ है, इसका जवाब नहीं आ पा रहा। देखिए मैं आपको एक ही बात मैं आपको स्टार्ट में कह चुकी हूँ कि देखिए मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है। जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे होते थे तो आपकी जो डीसी है उसके अंडर एक कमेटी बनती है जिसमें आपके ग्रीवेंसेस दोनों साइड से होते हैं। अगर आपको इलेक्शन कैंपेन में होता है कि मेरे ऊपर जो मेरा अपोनेंट है वो कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है या उसके जो स्टेटमेंट है वो मेरे इलेक्शन कैंपेन को या मेरी खुददारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप डीसीसी के अंदर जो है वहाँ जाके बैठते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ने ही बनाई होती है। मैं और मेरे अपोनेंट जो थे वो हम उसमें आप अपने वकील को भेजते या कैंडिडेट वहाँ के जाके भेजता है। ये इस्तेहकाक है कि आप जो है अगर आपको किसी के स्टेटमेंट के ऊपर एतराज़ है और या आप समझते हैं कि इसने मेरी पॉलिटिकल कैंपेन को नुकसान पहुंचाया, आपके पास इलेक्शन कमीशन का आपके पास फॉरम मौजूद है, वहाँ पे आप जाएं। लेकिन मैं पहले ही आपको अपना पॉलिटिकल स्टांस दे चुकी हूँ कि अरबाब, जो इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, जो ये समझती है कि अगर कोई ज्यादती कराए अपने स्टेटमेंट के जरिए, वो जिसके बारे में चाहे हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स हों या मिनिस्टर्स हों, चाहे या हमारे अपोनेंट्स हों, जो उसके लिए मयार कायम करे, हमें वो मयार एक्सेप्टेबल है, हमें वो कबूल है। क्योंकि कानून या इलेक्शन कमीशन का दायराकार सबके ऊपर अप्लाई होता है। इसमें हमें कोई एग्जाम्पशन हासिल नहीं, ना किसी और को एग्जाम्पशन हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी जमातों के भी रूल्स होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कोई मंशूर होगा, होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब कोई आजाद टिकट पर इलेक्शन लड़कर काबीना में नहीं पहुंचे, वो वफाकी वजीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस बयान को ओन करती है, डिसओन करती है, ये उनकी जाती राय है, वो जोश खिताबत में कह गए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को उन्होंने कोट किया है जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक? कि मैं आपको बार आपको शायद मेरी बात की आप इलेक्शन कमीशन की तरफ लेकर जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक सवाल मैंने नहीं देखा है। एक तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने अली अमीन गंडापुर का जो आप स्पेसिफिक कोई मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर कोई शख्स कोई XYZ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट, जैसे मैं आवाज़ रेज कर रही हूँ कि मरियम नवाज को कोई हक नहीं पहुँचता
कि वो सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए वहां पे देखें क्या असूली तौर पर वहां पे कैंपेन क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ जो उसूल आपका मरियम नवाज के लिए वही उसूल अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि उनको नहीं हक पहुंचता बराबर जी। मैंने देखें अरबाब, मैंने आपको ऑलरेडी रूल डिफाइन कर दिए हैं कि जो रूल्स लॉ के हैं वो हम दोनों पे अप्लाई होने चाहिए, वो तो मैंने ऑलरेडी लाइन ही खत्म कर दी है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप गए ना इलेक्शन कैंपेन में, वहां पे आप इलेक्शन कैंपेन में आप नामा अमाल, जो कि मरियम नवाज की ये अल्फाज है कि ये नामा अमाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देकर आए, अपना नामा अमाल बताए ना। वहां पे नामा अमाल क्या है कि 5 साल में इनकी हुकूमत है, इंटरनल सेटअप भी इनका किया जा रहा है, बच्चे की जबान के ऊपर है कि कश्मीर के अंदर करप्शन हो रही है। आप वहां पे ये बताए कि आपने 5 सालों में वहां पे क्या किया और आप नेक्स्ट उनके लिए क्या कहने जाएंगे। वहां पे आप कह रहे हैं कि जी फलाना गद्दार है, फलाना करप्ट है, जबकि खुद गद्दार है, खुद करप्ट है, खुद इनको पर एलिगेशंस हैं, खुद इन्होंने करप्शन की हुई है। और मरियम नवाज के जिस अमल को आप गलत कह रही हैं वही अमल तो अली अमीन गंडापुर भी वहां पर कर रहे हैं ना। आप उनके उस अमल को गलत नहीं कह रही नाम लेकर, आप सिर्फ मरियम नवाज पर तनकीद कर रही हैं। अगर मरियम नवाज इमरान खान को गद्दार कह रही हैं तो अली अमीन गंडापुर भुट्टो को गद्दार कह रहे हैं। दोनों का बयान एक ही है, लेकिन मजम्मत का तरीका अलग है। अरबाब मेरी बात सुने, आप जितना मर्जी गोल गोल मेरे ऊपर बार बार आए, ये प्रोग्राम अली अमीन गंडापुर के ऊपर नहीं हो रहा। वो इंतहाई सेंसिबल हैं, वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अल्फाज कहेंगे वो उसका जवाब देंगे। इस वक्त मैं और आप प्रोग्राम जो है वो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर करें, और इलेक्शन कैंपेन में मैं आपको बता रही हूँ कि नामा अमाल ये कि 5 साल PMLN की हुकूमत थी, वहाँ पे करप्शन है, वो वहाँ पे बताए ना कि वो क्या करेंगे। हम बता रहे हैं कि हमारी कभी कश्मीर के अंदर जो है वहाँ पे हुकूमत नहीं रही है, हम वहाँ पे आपको कहने जा रहे हैं कि हम आपकी कश्मीर की न्यू टूरिज्म पॉलिसी आपको देंगे, हम कश्मीर के अंदर रेवेन्यू लेकर आएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि हम तारीखी PSDP आपको देंगे, हम सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको करवा के देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम वहाँ पे नई लीडरशिप पैदा की है, हमने पुराने स्टेटस को के बजाय 14 नए नौजवानों को टिकट दिए जो इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। हमने नई लीडरशिप पैदा की, नई सोच पैदा की है। ये बताए ना कितने नए लोगों को टिकटें दी है। हम वहाँ पे आपको ये बात बता रहे हैं कि हम एहसास प्रोग्राम 260 बिलियन में कश्मीर का भी हिस्सा रखेंगे। आप बताए ना, ये लोग बताए ना कि इन्होंने वहाँ पे इससे पहले बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए क्या किया। इलेक्शन तो होता है आपके जो आपका पोर्टफोलियो होता है, तो लफाजिज जंग जो भी कर ले, नाम किसी का भी ले ले, इन द एंड बात ये कि जीतेगा वो जिसके पोर्टफोलियो पे कोई काम होगा। हम अपने इलेक्शन कैंपेन में इन 4-5 चीज़ों के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। जिसकी वहाँ पे मौजूदा 5 साल से हुकूमत है, जिसने वहाँ पे करप्शन की है, वो नताइज भुगतेगा। वहाँ पे खड़े होकर कहे ना कि 5 साल में कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया है, बताए ना। ये बता सकते हैं वहाँ पे कि कश्मीर में के मसले को हल करते हुए उससे पहले जो है हमें फॉरेन डेस्क को हमने कहा हुआ था कि बगैर वीज़े के जो है वो मोदी यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। जंदाल जो है वो खुद अपने यहाँ पे बिजनेस उसके लिए नवाज शरीफ के लिए यहाँ पे आ जाए। इंडिया ये कहे कि नवाज शरीफ के ऊपर हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। PM गुजराल ये कहे कि मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्ट जो है वो नवाज शरीफ ने दी है। नवाज शरीफ ये कहे कि जी मैं उसके अंदर इंडिया में अगर मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पे जितने भी हुर्रियत रहनुमा में उससे जो है मुलाकात नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से जो है वो मिलके वहाँ पे ले आया। मरियम नवाज की अपनी ट्वीट है कि जी बहुत शुक्रिया कि मेरी दादी को साड़ी भिजवाई है आप लोगों के अंदर, और वो आपके पानी के ऊपर बंद बांध रहे थे और आप यहाँ पे साड़ी और आम की पेटियाँ भिजवा रहे थे। तो ये नामा अमाल वहाँ पे बताएं। दूसरी तरफ हमारा नामा अमाल है, हम आपको कह रहे हैं कि हम इंसाफ सेहत कार्ड लेकर आएंगे, हम एहसास प्रोग्राम लेकर आएंगे, हम PSDP लेकर आएंगे, हम इलेक्शन जब बात मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल की होती है तो ये हमारा फर्क है। जो आप समेत के तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर से, कश्मीरियों से इजहार यकजहती करती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कश्मीरियों से तो यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपस की तकसीम है, जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा रहे हैं सिर्फ कश्मीरियों से वोट लेने के लिए, जब ये इंटरनेशनल मीडिया में या पूरी दुनिया में ये चीज़ें जाती होंगी तो ये पाकिस्तान का फिर क्या इमेज आगे जाता होगा कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए ये इस तरह से एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, लेकिन वो करप्शन कहीं साबित नहीं हो पा रही। देखिए करप्शन तो बिल्कुल साबित हो रही है। उनसे कहा गया, FIA ने जब शहबाज शरीफ से कहा कि आपके पास जो 25 अरब थे वो 14 चपरासियों के अकाउंट के ज़रिए कैसे बाहर गए, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे हमजा से पूछो। जब हमजा से पूछा गया FIA के ज़रिए तो वो साफ फरमाते हैं कि जी मैं तो चूँकि सियासत में बिजी था, मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आ गए। तो करप्शन तो साबित है।
450 बिलियन से ज़्यादा जो रिकवरी लैब ने की है वो इन्हीं लोगों से की है, तो करप्शन तो साबित है। वो तो इसका तो जवाब ये तो नहीं होगा ना कि कतरी खत आ जाए या फिर आप कहें कि मेरी कमर में दर्द है, या फिर आप कहें कि नैब ने जो भी रिकवरी की है उसमें किसी बड़े सियासतदान का नाम शामिल नहीं है। उसमें ना शहबाज शरीफ का नाम शामिल है, ना आसिफ जरदारी का नाम शामिल है, ना पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी और बड़े रहनुमा का नाम शामिल है। नैब ने तो तमाम गुमनाम लोगों से रिकवरी की है अभी तक। अरबाब, ना आपने करप्शन की है, ना मैंने की है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की है। जिसने जो करप्शन की है वो सारी दुनिया के सामने जो कहते थे एक ढेले की करप्शन नहीं की और फिर सारी करप्शन उनके नाम पे निकल आई है। बहरहाल मैं और आप इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि 90 की दिहाई जो नफरत की सियासत, लिसानियत की सियासत, पंजाबियत की सियासत, पंजाबी कार्ड PMLN ने खेला, सिंधी कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी ने खेला, ANP ने जो है वो सुर्ख कार्ड खेला, अचकजई ने जो है वो बलोच और पश्तून कार्ड वहाँ जाके खेला, बलोचों ने बलोच लिबरेशन का कार्ड खेला। और पाकिस्तानी की बात तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं कर रही है। तो जो जिन्होंने नफरत की सियासत की, जिन्होंने कदगन की सियासत की, जिन्होंने मुनाफरत की सियासत की, वो वाले लोग अगर वहां जाके कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़ेंगे तो अंजाम यही होगा। लेकिन जो पाकिस्तानियत की बात करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कश्मीरियों के हकूक की बात करेगा, मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। लेकिन जत्ता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज से 3 साल पहले तब्दीली का कार्ड खेला था। इन 3 सालों में किसका मेयार जिंदगी तब्दील हुआ? एक गरीब की जिंदगी में कोई तब्दीली आई? महंगाई में कमी हुई? कितना पैसा बाहर गया हुआ, रिकवर हुआ? जो दावे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले अपने मंशूर में, वो किस हद तक अब तक पूरे हुए इन 3 सालों में? देखिए अरबाब, जिस हुकूमत ने बजाय इसके, आप मतलब सिंपल सी एग्जांपल ले लें, 3 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ मिनिस्टर, हम काबीना के जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं और हमारे मैनेजर MPS पे मुझे कोई आप पैसे की कदगन या मुझे कोई फ्रॉड या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुझे केस बता दे। इट्स अ क्लीन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया ड्राइव, आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, ये अरबों रुपए जो आवाम की जेब से निकले। आटा इतना महंगा हो गया, वो कीमत वापस नहीं आ रही। चीनी कैसे 100 से ऊपर गई, वो अभी तक वापस नहीं आ सकी। अदालती ऑर्डर था कि 70 रुपए बिके, उस पर अमल नहीं हो सका। तो ये सारे ये स्कैंडल्स इस हुकूमत के दौर में है जत्ता साहब। देखिए अगर आपने एक एक करके अगर आपने मुझसे बात करनी है तो मैं आपको 29 बिलियन की शुगर की सब्सिडी के ऊपर बात करके बता देती हूँ। 27 बिलियन की शुगर की सब्सिडी जी थी, वो ओमनी ग्रुप में और शरीफ मिल में और चौधरी शुगर मिल्स में गई थी। हमारी तो कोई नहीं थी और वो पिछले सालों के अंदर गई थी। हमारी तो सिर्फ 3 बिलियन की सब्सिडी थी और उसका भी सीम उस्मान बुजदार साहब ने कमेटी के अंदर और असद उमर साहब ने जवाब दे दिया था। और जो बाकी लोग थे उसके अंदर वो उसमें हाजिर ही नहीं हुए। और CM सिंध फरमाता है कि जी ये जो फोरम है ये तो मेरे काबिल ही नहीं, मैं तो इसको जवाब दे ही नहीं हूँ। जहाँ पे आटा चोरों की बात है, इसके मेरी तो कोई मिल नहीं है, न प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की न किसी चीफ मिनिस्टर के मिले भी इन लोगों की है। बख्तियार साहब के भाई की तो मिल है। की पहली हुकूमत है जिसने पूरा करने दे मुझे पूरा करने दे 53 बिलियन की 53 बिलियन की पहली दफ़ा किसान को जो रिलीफ मिला है वो तो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर मिला है। 1350 रुपए के ऊपर पिछले 5 साल से जो है वो गंदम फिक्स थी। 1850 रुपए पे 450 रुपए का जो उसके अंदर जो इजाफा था वो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर हुआ है। आटे का जो थैला था वो 800 रुपये 20 kg मेरी दौरे हुकूमत के अंदर मिल रहा है। अगर जो 19 अशिया की जो कमोडिटी हैं, जो खाने पीने की अशिया है, उसके ऊपर जो है वो जो सब्सिडी है 14 बिलियन का पैकेज यूटिलिटी स्टोर का मेरी दौरे हुकूमत ने दिया है। 260 बिलियन की जो गरीबों की, यतीमों को, बेवाओं को जो डायरेक्ट उनको रिलीफ मिला है एहसास प्रोग्राम के तहत, जिसको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया के 4 बड़े रिलीफ के प्रोग्राम में जो है वो शुमार करते हैं। जो एक चैम्पियन प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, वो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर और जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं है, ऑटोमाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। 33% जिसमें सबसे ज़्यादा उनको दे दिया गया। और जो आटे वाली स्कैंडल वाली बात है तो 6 मिलियन टन गंदम तो चूहे जो है वो तो सिंध के अंदर खा गए थे। 12 अरब की गंदम की जो चोरी हुई थी वो तो सिंध के अंदर हुई थी। आप मुझे पंजाब के अंदर कोई एक आटे का थैला बताए ना जो किसी ने गायब किया हो। आप मुझे बताएं ना अगर पंजाब के लोगों को ना मिल रहा हो तो जाहिर बात है सिंध के अंदर जो अगर बहरान आएगा तो हमें वहाँ पे देने तो पड़ेंगे चीज़ें, आखिर वो भी हमारे अपने पाकिस्तानी है। लेकिन पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ बिल्कुल खत्म हो गया। अलिया जरताज गुल साहिबा गुफ्तगू कर रही थी
गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, अब ज़ाहिर आवाम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी सूरत हाल पर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर मौक़िफ़ जानेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से कैंपेन चल रही है, एक दूसरे पर जो गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात बड़ी आसानी के साथ जलसों में, अब ये सिर्फ जोश खिताबत में हो रहा है या ये सोचे समझे प्लान के तहत हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ज़रा इमोशनल करना है और फिर उनसे किस तरह से वोट लेना है और अपनी हुकूमत बनानी है, और सिर्फ वोट लेने के लिए कि क्या किसी पर भी ये गद्दारी के इल्ज़ामात लगाना जायज़ है? इस तरह की इलेक्शन कैंपेन का कल्चर क्या पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए? इस पर गुफ्तगू करते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जब आज़ाद कश्मीर की कैंपेन शुरू हुई, सबसे पहले जो टॉप लीडर्स हैं उसमें बिलावल साहब वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने फिर वो गुफ्तगू की, मोदी का यार मियाँ नवाज़ शरीफ और वो जो सब वो आए थे उनकी शादी में सारे मेहमान, फिर मरियम साहिबा वहाँ पहुँची, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वफाकी वज़रा वहाँ भेजे, सब एक दूसरे पर ये गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन इस तरह होनी चाहिए या फिर अपनी कारकर्दगी माजी की वो बतानी चाहिए और इस हुकूमत की खामियाँ लोगों के सामने रखनी चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए चौधरी साहब कैंपेन का? देखिए, पहली बात यह है कि एक गैर मामूली इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में या कश्मीर की तारीख में। यूं कहिए कि मोदी ने इंडिया को अनेक्ट कर लिया है, अब हड़प कर लिया है और उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए इसको उस पैरामीटर में देखने की जरूरत है। 72 सालों में जो कुछ नहीं हुआ था वो हो गया, और उस पर इमरान खान ने जब कहा कि उन्होंने सालसी की पेशकश की है, तो मैं जब आया हूँ पाकिस्तान तो मुझे तो लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया। फिर उसके बाद कोई एहतजाज नहीं, किसी फोरम के ऊपर कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो सकी। इवन हम 17 लोगों का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, उसमें 17 लोगों की हमायत नहीं हासिल कर सके। हम इस्लामिक OIC के वज़राए खारजा में हम इसको टेबल नहीं कर सके, तो क्या बाकी क्या काम करना है? एक कहा था कि हम हर हफ्ते जुमे के जुमे हम एहतजाज किया करेंगे, क्या एहतजाज किया है? एक जुमे के बाद उसको भी नहीं। तो एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन है कश्मीर के ऊपर इस वक्त PTI की, जो कि कभी नहीं हुई। और जब असेंबली के अंदर पूछा गया तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं जंग कर लूं। जंग और अमन के दरमियान भी बहुत कुछ होता है। क्या आपने वफूद भेजे दुनिया के अंदर? क्या आपने इंटरनेशनल फोरम से एजुकेट किया? नहीं, कहीं नहीं कर सके। मैसूर रहे और कैदो बंद की सौंपे बर्दाश्त की। उसने क्या किया पाकिस्तान में? कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और कश्मीर पे एक जाकर गलत मूव की। कश्मीर को सूबा बना देंगे, इसका मतलब ये है कि आप ये तय करके आए थे कि जो उनके पास कश्मीर है वो ले जाए, जो हमारे पास कश्मीर है उसको हम अनेक्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तान का जो कश्मीर पे मौकफ रहा है आज तक कि रायशुमारी, जो बिलावल साहब नारा लगाते हैं, हमारा नारा सबसे भारी रायशुमारी रायशुमारी, तो उसका मतलब ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है। ये है इंटरनेशनल कमिटमेंट हमारी भी और इंडिया की भी। अगर हम इस कमिटमेंट से हटेंगे और मोदी के मुतल्लिक ये दुआएं करेंगे कि मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये PTI ने किया। उधर से फिर नवाज शरीफ भी उनके साथ बहुत थिक एंड थिन थे, बहुत करीब थे। तो हमने किसी पे गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। बिलावल साहब जो नारा पिछले इलेक्शन में लगाते थे कि मोदी के यार को एक धक्का और दो, और यारी यही होती है ना कि आप एक दूसरे की शादियों गमियों पे आते जाते हैं, दोस्ती यही होती है, और क्या होती है? हाँ, इंडिया से मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मोदी और चीज है। मोदी तो बिल्कुल एक डिफरेंट आदमी है, बुचर ऑफ गुजरात है। इंडिया के अंदर ये क्या कर रहा है? सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं, बाकी माइनॉरिटीज के साथ, बाकी कम्युनिटीज के साथ, अपने मुखालिफिन के साथ क्या कर रहा है? तो इसको जो परसेप्शन थी दोनों पार्टियों की मोदी के बारे में, वो गलत थी। वो दोनों पार्टियां नहीं समझ पाई। लेकिन अब उसके जवाब में एक बंदा उठता है जिसका ना कोई आगा है, ना पीछा है, ना कोई इंटरनेशनली। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कश्मीर का मसला कितना सेंसिटिव है और किस आदमी को उन्होंने अब अमूरे वजीर कश्मीर बनाया हुआ है।
तो जिससे आप आप ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया इस हुकूमत ने कश्मीर के मसले पर। कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल एक अलग मामला है। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बुनियाद पर जिस तरह एक लफ्ज़ कश्मीर फरोश इस्तेमाल किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ये तो नहीं समझती कि इमरान खान कश्मीर फरोश हैं। इस मामले में तो पीपल्स पार्टी की सोच नून लीग से मुख्तलिफ है। कोई किसी न किसी लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इन्होंने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। अब कॉम्प्रोमाइज का नतीजा क्या है? अगर कश्मीर जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? या कश्मीर चला गया है उस कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप चलो कश्मीर फरोश नहीं कहेंगे तो कश्मीर तो चला गया। जब कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ पर किया जाता है तो वो अपने किसी मफाद के लिए किया जाता है, कोई ऐसा फायदा नजर आ रहा होता है जो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। पाकिस्तान को क्या मिला? अगर एक लेट सपोज पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को एक लम्हे को दुरुस्त मान लिया जाए तो इस हुकूमत में पाकिस्तान ने क्या पाया इसके बदले? नहीं, पाकिस्तान का मसला नहीं, इस वक्त के नाअहल हुक्मरानों का मसला है। तो इन हुक्मरानों को क्या मिला ये कॉम्प्रोमाइज करके? के आते हैं, जब भी हुक्मरान इस किस्म के आते हैं, इसको ट्रंप की मूव समझ ही नहीं आई थी। जिसको वो सालसी की पेशकश कह रहा था उसको समझना चाहिए था तो वो क्या कह रहा है और उस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दूसरे खुद को अकले कुल समझते हैं। किसी से नेशनल इश्यूज पे भी मुशावरत को अपनी तौहीन समझते हैं। जिस बंदे की अना अफगानिस्तान के इशू से भी बड़ी हो, कश्मीर के इशू से बड़ी हो, जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग की कैफियत होगी तो उससे भी बड़ी हो, तो फिर वो कैसे, वो तो किसी और जोन में मुब्तला होते। आज़ाद कश्मीर का तो ये ट्रेंड है, जो भी वफाकी हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़ाहिर है उसी हुकूमत को मुंतखब किया जाता है, क्योंकि बजट्स के, तरक्याती फंड्स के वो सारे इशूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी इस वक्त किस पोजीशन में? उम्मीद है आप लोगों के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं या अपना कोई 2-4 सीटों का आपको शेयर चाहिए? अगर इलेक्शन फेयर हो तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले टिकट अनाउंस की है, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन शुरू की, तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी सबसे पहले हमारी ना सिर्फ क़यादत तैयार थी बल्कि खुद कश्मीरी क़यादत बीच में बैठ के सारा फैसले करती। वो तैयार थी तो वो कर लेते। अच्छा। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे, हमने तो प्रिपरेशन की है। इलेक्शन फेयर और फ्री हुए तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन। अच्छा, नून लीग तो ये इल्जाम लगा रही है कि उनके कैंडिडेट्स को तोड़ा जा रहा है, हुकूमत प्रेशर डालकर अपने साथ मिला रही है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पर तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला जा रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग गए हैं, 1-2 लोग गए हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं गए। लेकिन अगर इलेक्शन आप फेयर एंड फ्री नहीं होने देते, इलेक्शन कमीशन क्या वो फायरिंग करता फिर रहा है, खुद वजीर उमूर कश्मीर अपने पिस्टल, क्या ये कैंपेन हो रही है उधर? तो बिल्कुल इलेक्शन का तमाशा हो रहा है। और चौधरी साहब, अगर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाती है लेकिन हुकूमत बनाने के लिए फिर किसी और जमात को साथ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये दोनों जमातें आपकी मुखालिफ जमातें हैं, फिर नून लीग के साथ बैठना है आपने या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी चॉइस होगी? फिर पीपल्स पार्टी किसका इंतखाब करेगी? देखिए, डायनेमिक्स आपको कश्मीर के पॉलिटिक्स की समझे, कश्मीर की वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रवायती पार्टी है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उसके भी कैंडिडेट सारी जगहों पर मौजूद हैं, आज़ाद भी हैं। तो ये अभी कबल वक्त है कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन तो इसका मतलब नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप उनके कैंडिडेट्स को पीपल्स पार्टी कोई अहमियत नहीं दे रही है? नहीं, वो मुकाबले में है ही नहीं। पीपल्स पार्टी का वहाँ अगर मुकाबला है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। मैं ये नहीं कह रहा, किसी जगह पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे है, किसी जगह पे नून पे है, किसी जगह पे पीटीआई पे है। तो ये हम इनको कहते हैं कि आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने दें और उसके बाद देखें, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी आराम से। मुख्तलिफ जगह पे हमारे कैंडिडेट्स का मुकाबला मुख्तलिफ पार्टियों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। और बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है, सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिए और अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगर इलेक्शन फेयर हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब भी हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 13 साल से हुकूमत है। हर साल जब यहाँ बारिश होती है, साल बदल जाता है लेकिन मनाजिर वही रहते हैं। तो सिंध की और ये खासतौर पर कराची की सूरत हाल कब बदलेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और साल बदल जाता है लेकिन कराची में जब हर साल बारिश होती है तो कराची की सड़कों की सूरत हाल वही होती है।
इतना पानी जमा होता है कि लोगों की बाइक्स ख़राब हो जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों के घरों की छतें गिर जाती हैं, करंट लगने से लोग मरना शुरू हो जाते हैं और सूरत हाल इतनी ख़राब होती है कि जो लोग घरों में होते हैं वो अपने घरों में महसूर हो जाते हैं, जो लोग ऑफिसेज़ में होते हैं वो अपने ऑफिसेज़ में महसूर हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर 13 साल से हुकूमत है सिंध में और कराची में, और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि चूँकि यहाँ की माजी में सबसे बड़ी जमात MQM रही है, तो कराची की तमाम खराबियों की जिम्मेदार ये 3 साल पहले तक MQM और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन ज़ाहिर MQM या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब गुफ्तगू हो तो वो ये बताते हैं कि इस खराबी की तमाम जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है और सिंध हुकूमत कराची उसका जो मुनासिब हिस्सा है वो नहीं देती। यहाँ पर तरक्याती काम नहीं कराए जाते, यहाँ पर नालों की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से बारिश के सीज़न में तमाम सूरत हाल पैदा होती है। अब कराची का असल मुजरिम, असल जिम्मेदार इस सूरत हाल का है कौन, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। साबिक डिप्टी मेयर पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अरशद साहब, ज़ाहिर ये इस वक्त जो शहर में सूरत हाल है, माजी में ये जिम्मेदारी आप पर भी हुआ करती थी जब आप डिप्टी मेयर थे कि ये नालों की सफाई कैसे करनी है, शहर की सड़कें कैसे इतनी मुनासिब हों कि उन पर ट्रैफिक की रवानी रह सके। इस तरह की सूरत हाल में भी कौन इस पूरी खराबी का जिम्मेदार है? MQM, वो चाहे MQM पाकिस्तान हो या पहले वाली MQM हो या पीपल्स पार्टी जो यहाँ 13 साल से इस वक्त सिंध में हुकूमत कर रही है? देखिए, मैं तो इस चीज़ का ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को बराबर का शराकतदार समझता हूँ इस घिनौने जुर्म में। और रही सही कसर जो है वो जो बाकी रह गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3 सालों में इनके साथ पार्टनर्स इन क्राइम, दे आर पार्टनर इन क्राइम्स एक्चुअली, इन्होंने मिलकर जो है, क्योंकि देखें ये सब अगर आप देखें तो ये वर्चुअली ये लोग मिले हुए हैं आपस से, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाक में परेशानी पीपल्स पार्टी से थी तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे उनको कहा कि भाई यहाँ पे आपको हमने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसी तरीके से MQM का जो माजी रहा है, MQM को भी आपने देखा होगा कि MQM ने भी जो है माजी में जिस तरीके से MQM ने जब भी इलेक्शन जीता है, पिछला इलेक्शन जो जीता था 2013 वाला, उसमें सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल का जो 4-5 साल का टेन्योर था उसको जो है मार्केट किया और उसकी बेस पर 2013 का इलेक्शन जीता। उसके अलावा अगर MQM के पूरे 30 साल दौर को देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसी चीज़ वो गिनवा सकें कि उन्होंने ये अचीव किया, वो चाहे किसी भी हवाले से हो, किसी भी रेफरेंस से, चाहे वो डेवलपमेंट के रेफरेंस से हो, चाहे वो जो है मरदमशुमारी के रेफरेंस से हो, चाहे वो जो है कोटा सिस्टम के रेफरेंस से हो। तो कराची के साथ तो 13 साल में सिंध कहती है कि वफाक ने पैसा नहीं दिया। सिंध को वफाक ने तकरीबन 11,000 रुपये दिए इन 13 सालों में, 10,400 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 अरब रुपए किसको कहते हैं, वो सिंध को दिए हैं। सिंध ने उसमें से कराची पे क्या खर्च किया? अभी 2 साल पहले इन्होंने 4 सड़कें बना दी और 2 अंडरपास बना दिए छोटे वाले, तो वो उसी को वो दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? कराची की आबादी जो है वो 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कराची की। आज आपने देखा होगा कि अभी नालों की जो सफाई हो रही है, 50 करोड़ में नाले बहुत आराम से साफ़ हो जाते थे। वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव चल रही है, आपको पता है 35 अरब रुपए का उसका बजट है। उसमें भी ये जाहिर सी बात है वफाक भी मिला हुआ है, उसमें जो है सूबा भी मिला हुआ है। तो ये मिल बांट कर ये बंदर बाट चल रही होती है। इसमें जो है डिलीवर कितना होना है, अच्छा ये अनाउंस भी नहीं करते ना। आप ये देखें फिगर्स अनाउंस नहीं होते, ये तो इत्तेफाक से जो है जब वो पीपल्स पार्टी वाला PTI की क्लास ले रहा हो या PTI वाला पीपल्स पार्टी की क्लास ले रहा हो तो फिर ये फिगर सामने आते हैं कि वफाक ने ये पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से देखें जो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही। 1100 का जो पैकेज, 1150 अरब का पैकेज जो कराची का है, जिसमें कुछ सिंध ने देना है, कुछ वफाक ने देना है, उसमें भी जो इस वक्त जो झगड़ा है वो झगड़ा यही है कि वो पीस ऑफ केक में से शेयर किसको कितना लेना है। खाना तो सबने है ना, PTI वाले शरीफ तो है नहीं। अभी PTI के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हमने अपने MNAs को 12 अरब रुपए कराची में डेवलपमेंट के लिए दिए। एक MNA को 60 करोड़ रुपए मिले, 20 करोड़ पहले मिले थे, 40 करोड़ अब मिले। इसी तरीके से MQM वाले जो 4 MNAs हैं उनको भी 60 करोड़ मिले। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बन जाता है 14.5-15 अरब रुपए। ये 3 सालों में 15 अरब रुपए का कोई काम, ऐसा काम नजर आ रहा है आपको जो कि कराची में हुआ हो?
जिन हलकों से ये 14 और 4 18 हलकों से ये MNAs अरशद साहब, इस वक्त तो ऐसा कोई बाजार नहीं काम नजर आ रहा है जिसमें कहीं अरबों रुपया सर्फ हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़रा माजी में अगर मैं आपको ले जाऊँ, जब आप डिप्टी मेयर थे, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वसीम अख्तर साहब ने तो अपनी मुद्दत पूरी की, उन 5 सालों में भी ये फंड्स इसी तरह मिलते थे और वो हमेशा बताते थे कि उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जो इख्तियारात उनके पास थे उसको इस्तेमाल करते हुए क्या क्या बेहतरी हो सकती थी जो उन्होंने अपने उस मुद्दत में नहीं की? देखें, इसके लिए तो अगर आप जो है आपका ये 5 मिनट का प्रोग्राम बहुत नाकाफ़ी है। मैंने 1 घंटे की 1.5 घंटे की मैंने इस पे जो है ना वाइट पेपर शाये किया था और वाइट पेपर पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये 5 मिनट में मैं आपको बस यही समराइज़ कर दूंगा कि देखें, जिन 4-5 महीनों में वो नहीं थे, जिस वक्त मेरे पास अथॉरिटी थी, तो ये जो 50 करोड़ रुपए नाले के आते थे, यही नालों की सफाई जो है 8 करोड़ रुपए में मैंने 8 से 9 करोड़ रुपए में करवाई थी। ठीक है, खुद मॉनिटर किया था, खुद जाके सब जगह देखा था कहाँ मशीनें लगी हैं कहाँ नहीं लगी। तो 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के आते थे, 4 साल में 2 अरब रुपए आए। तो ये तो उसका हो गया। 30 अरब रुपए जो है ADP प्रोग्राम किया है, जिससे तकरीबन पता नहीं कई हजार 2-2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हो सकते थे, वो कुछ नहीं हुआ। तो वो तो डिलीवरेंस, वो तो सब ये पैसा गया कहाँ? फिर आप कह रहे हैं कि आए, ये पैसे कहाँ आए और फिर कहाँ गए? वो कहीं से आया पैसा तो कहीं गया भी होगा। जी बिल्कुल, जेबों में गया ना। सब मिल मिला के तो खाते हैं ना। देखें, वजीर बल्दियात उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, जब वो फंड रिलीज करता है तो पहले रेशो सेट होता है, उसके बाद जो है वो जब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम बल्दियात के महकमे ने जब आपको फंड्स रिलीज करने हैं तो बल्दियात के महकमे से ये स्टार्ट होता है और ये फिर नीचे जो है काउंसिल तक जाता है। अब 200 कुछ एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, 204 या 210 जो है यूनियन काउंसिल्स थे। हर यूनियन काउंसिल को महीने का जो है 5 लाख रुपए मिला है 4 साल में। वो छोटे मोटे ये गटर के और ये वो काम कराने के, ये भी आप टोटल कैलकुलेट करें 4 साल में तो इट गोज बियॉन्ड 10 बिलियन रुपीस। तो बहुत पैसा मिला है, बहुत पैसा मिला है, डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत पैसा मिला। मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक है, आप जो है ना आर्टिकल 140A के तहत जो है तमाम महकमे आपके पास थे, आपके पास वाटर बोर्ड नहीं था, SBCA नहीं था, KDA नहीं था, ठीक है, लेकिन बाकी जो महकमे आपके अंडर में थे, आपने उन महकमों में डिलीवर क्या किया? आज कराची का ये हाल 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की बारिश को नहीं संभाल सकते। ये आधे घंटे की बारिश में जो सड़कों पे पानी का और ट्रैफिक का हाल होता है, कल आपने देखा होगा कि कल की बारिश में जो है जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नागन चौरंगी पे और अजीजाबाद में, यासीनाबाद में जिस तरीके से जो पानी जमा हुआ है, लोगों के घरों में पानी गया है, तो अच्छा सब जाहिर है तो मैं आपको नून इलाके बता रहा हूं जो अननोन इलाके हैं। अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती तो फिर अवाम की आंखें भी बिलाखिर खुली, अवाम भी जागे और अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। माजी में मुस्तफा कमाल तो ये सब काम करते रहे, ज़ाहिर है आप उनकी सियासी जमात में मौजूद हैं, उनके कामों से भी वाकिफ़ हैं, फिर अवाम ने उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? आपकी जमात क्यों कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी? देखिए, मुस्तफा कमाल को अवाम ने रिजेक्ट नहीं किया। मुस्तफा कमाल ने, जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा था, उसकी वजूहात सबको पता है। अगर 14 सीटें इमरान खान साहब को ये नहीं दी जाती तो इमरान खान की फेडरल में गवर्नमेंट नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल पंजाब से वो 14 सीटें लूज कर गए थे। उस सेंट्रल पंजाब की 14 सीटों के लूज करने पे नतीजे को 4 दिन तक रोका रहा। सबसे आखिरी नतीजा मेरा आया था 4 दिन बाद, ठीक है ना। शुरू में जो है वो 19 पोलिंग स्टेशनों पे तो जो है 10,000 वोट लेके तकरीबन मैं जीतने वाली पोजीशन पे था। वो बाकी 322 पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे 1100 मेरे पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, वहाँ से 600 वोट मिलने 4 दिन बाद। तो ये तो रहने दें, आज तक फॉर्म 49 ही नहीं मिल सके उसके। वो तो सबको पता है कि जो कुछ भी बहरहाल हुआ। आवाम ने कहा, अच्छा एक लम्हे को मान लें कि चले तब्दीली सरकार की वजह से जो है आवाम को कुछ डिलीवर हो जाएगा, आवाम ने चले वोट दे दिया कि भाई तब्दीली, और हमने भी उस वक्त बेस्ट विशेष दी इन लोगों को कि आप चलें कुछ चेंज आएगा। 2 बड़े डाकुओं से अगर जान छूटी है तो फिर लेट अस प्रे फॉर इमरान खान के वो डिलीवर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तो उन दोनों को भी मात कर दिया और टोटल इंपोर्टेड मटेरियल ला के बिठा दिया। टोटल वही लोग ला के बिठा दिए जो पहले कभी किसी के साथ थे, कभी किसी के साथ थे। और बाकी तो जो है जिस तरीके से है, ज़ाहिर है मुस्तफा कमाल माजी में कराची के मेयर रह चुके हैं और ज़ाहिर उस दौर में कई बेहतर काम भी कराची में हुए। तो अब अगर उनको इस वक्त कराची का चार्ज दे दिया जाए तो कितना पैसा और कितना वक्त दरकार होगा उनको ये कराची की हालत बदलने के लिए जो इस वक्त कराची का हाल है?
देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्तफ़ा कमाल कैन डिलीवर। मुस्तफ़ा कमाल ने माजी में ऐसे ही तो नहीं, मुस्तफ़ा कमाल को जो है इस शहर को, कराची शहर को, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, उसको मुस्तफ़ा कमाल को ड्यूस में बुलाया गया और वहाँ पे उन्हें बताया गया कि आपका शहर इस वक्त दुनिया के 12 तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। दुनिया के 12 तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों में आज का कराची आपका दुनिया के 140 में से नीचे से चौथे या पाँचवें नंबर पे है नॉन लिवेबल सिटीज़ में। तो ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो रातों को जाग कर काम करता था। जब कराची की आवाम सुकून से सोती थी तो वो रात को काम कर रहा होता था। उसके अंदर आज भी वही कैपेबिलिटीज़ हैं और उसने अपनी टीम भी जो साथ में रखी है वो भी उसने ईमानदार लोग रखे हैं। उसे पता है और उसके साथ गलत आदमी टिक ही नहीं सकता। और उस दौर की गलत आदमी ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं सकता। कितना क्रेडिट उस दौर की एमक्यूएम को जाता है और कितना क्रेडिट खुद मुस्तफ़ा कमाल को जाता है? अगर 100 में से दोनों को आपको ये परसेंटेज देनी हो तो कितना कितना परसेंटेज है दोनों का? 90% आई वुड से मुस्तफ़ा कमाल, 10% एमक्यूएम। उसकी वजह मैं बता दूं, उसका भी जवाब दे दूं आपको। उसी वक्त हैदराबाद का भी तो मेयर था ना एमक्यूएम का। हैदराबाद का जो मेयर था उस वक्त वो भी एमक्यूएम का था। उसने क्या डिलीवर किया? हैदराबाद में क्या चीज डेवलप हुई जो लोग उसको याद करते हैं? लंदन में पसंद कोई याद नहीं करता, लोग मुस्तफ़ा कमाल साहब की थी शायद। वो लंदन का हाथ था वो मुस्तफ़ा कमाल साहब पर था शायद, इसलिए उनको ज्यादा यहाँ पसंद किया जाता। बात पसंद करने की नहीं, बात डिलीवर करने की है ना। बात तो डिलीवर करने की है। देखें, मुस्तफ़ा कमाल 6 साल के लिए एक सेनेटर मुंतखब होता है। 6 महीने गुजरे थे, 5.5 साल बाकी थे। मुस्तफ़ा कमाल ऐसे ही नहीं पार्टी छोड़ के गए थे। कुछ वजूहात थी और वजूहात फिर उन्होंने जो आके बताई वो सबके सामने है। और उन वजूहात की बिना पर फिर जो लोग उनको ज्वाइन करते गए, जो उनके फ़लसफ़े को ठीक समझते गए, जो उनकी बातों पर जिन्होंने भरोसा किया, जो चीज़ें वक्त के साथ साबित भी हुई, चीज़ें साबित भी हुई ना। मुस्तफ़ा कमाल ने जो चीज़ कही हो, अगर वो साबित ना हुई हो या वो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई चीज़ भी झूठ में साबित हुई हो, तो आज मुस्तफ़ा कमाल की वो स्टैंडिंग नहीं होती। आज जो है कराची शहर में वही 15 से 20 अल्लाह ना करे लाशें गिर रही होती। तो मुस्तफ़ा कमाल तो कामयाब है। मुस्तफ़ा कमाल की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने इस शहर को प्यार, मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया। उसने लोगों को जोड़ा, जोड़ने का काम किया, नफ़रतें ख़त्म की। तो आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये किसी इलेक्शन जीतने से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ अभी आपने एक बात की थी, देखें 2018 के इलेक्शन में NA 249 में हमें जो है 1600 वोट मिले थे और जीतने वाली पार्टियां जो थी वो PTI थी और नंबर 2 MQM थी। आज जो है अभी जो इलेक्शन हुआ है शहबाज शरीफ साहब 700 वोट से हार गए थे फैसल वाटर साहब से। जी, नंबर 2 पे वो थे और MQM की उस वक्त पोजीशन, MQM के 18,000 कुछ वोट थे। आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें 19% जो है पोलिंग थी, उस वक्त 35% थी। 19% पोलिंग पे आज जो है PSP ने वहाँ से तकरीबन 9,10,000 वोट लिए और जो हुकूमत में पार्टी है उस पार्टी ने हमसे कम वोट लिए और MQM ने उससे भी कम वोट लिए। तो हम ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कराची की आवाम ने जो है ये बेहतर समझा उन दोनों पार्टियों को जिनको पहले वोट दिए थे। उन दोनों पार्टियों से हम बहुत ऊपर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद वोरा साहब पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर मौजूद थे। बता रहे थे कि कराची के इन तमाम मसाइल का हल मुस्तफ़ा कमाल के पास मौजूद है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में, अगले इलेक्शंस में उनकी पार्टी को कराची के अवाम मुंतखब करते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।